तो हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का हमारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म उद्देश्य क्लासेस RTGH पर, जहां पर हमारी जो साइंस की क्लास चल रही है क्लास 10th के लिए, उसमें हमने प्रकाश का परावर्तन और अपवर्तन चैप्टर को स्टार्ट कर रखा है। ठीक है, और उसमें हमने परावर्तन को तो पूरा कंप्लीट कर लिया है, मतलब हमारा 50% चैप्टर कंप्लीट हो गया है। कितना? 50%, आधा चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। अब हमें पढ़ना है अपवर्तन। ठीक है, यानी रिफ्रैक्शन पढ़ना है। क्या पढ़ना है? रिफ्रैक्शन। आई बात समझ में? और हमने रिफ्लेक्शन तो पढ़ लिया है, अब हमें रिफ्रैक्शन पढ़ना है। समझ में? यानी अपवर्तन को अच्छे तरीके से पढ़ना है। तो जैसे हमने परावर्तन पढ़ा था, वैसे ही सबसे पहले अपवर्तन की बेसिक सा नॉलेज लेंगे। देखो, परावर्तन तो आप छोटी क्लासों में पढ़ के आ जाते हो, अपवर्तन आपके लिए नया है। ठीक है, तो अपवर्तन को ही आज हम एकदम बढ़िया तरीके से समझेंगे। देखो, जैसे पहली क्लास लेके आया था मैं, जस्ट पहली, उसमें मैंने बताया था ये कोई प्रकाश किरण आती है, आने वाली को बोलते हैं आपतित किरण। ठीक है, अगर जब मैंने इसके नीचे पॉलिश कर रखी थी, क्या थी इसके नीचे? पॉलिश, तो मतलब इसको नीचे जाने का तो कोई सवाल ही नहीं है। तो फिर क्या करेगी ये? यहाँ से क्या करेगी? ऐसे चली जाएगी। आई बात समझ में? ये तो होता था रिफ्लेक्शन, यानी कि परावर्तन। भाई, जब कोई एक प्रकाश किरण किसी सतह पर आपतित होती है लेकिन उसके दूसरी साइड पॉलिश है, तो फिर वो क्या करेगी? यानी ये अपारदर्शी है। कहने का मतलब ये है, ये क्या है? अपारदर्शी। अपारदर्शी का मतलब इसके अंदर से नहीं जाया जा सकता, या फिर एक साइड पॉलिश मान लो। तो अपारदर्शी होती है तो वस्तु की जो प्रकाश किरण है वो क्या करती है? उसी माध्यम में चली जाती है, यानी माध्यम नहीं बदलता है। ये बात हमने पहली क्लास में कर ली कि भाई परावर्तन में कभी भी माध्यम नहीं बदलता। तो आज क्या फिर है? तो आज हम क्या करेंगे, इस नीचे जो हमने पॉलिश कर रखी थी उस पॉलिश को हटा देंगे। उस पॉलिश को क्या करेंगे? हटाएंगे। उस पॉलिश को हटा देंगे। ठीक है, जैसे ये, और अब जब पॉलिश हटा दी, यानी अब क्या करेगी ये प्रकाश किरण? अब इसके पास नीचे जाने का माध्यम है ना। अब ये जो सतह, आप कहोगे सर ये क्या है? ये मैं बता दूं, ये कोई मान लो कांच की स्लैब है। बोले सर स्लैब क्या होती? मैं बता दूंगा। अरे कांच की स्लैब, आगे हमें पूरी पढ़नी भी है ये। देखो, अब जो कोई ये प्रकाश किरण आ रही है, और जब ये एक पारदर्शी माध्यम है, ये कौन सा माध्यम है? पारदर्शी। आप पानी भी ले सकते हो, मतलब जल भी ले सकते हो आप इसकी जगह, क्योंकि जल भी पारदर्शी माध्यम होता है। ठीक है, और माध्यम दूसरा होता है। तो अब ये जो कोई प्रकाश किरण आती है, यानी बाहर तो माध्यम है वायु, और अब ये दूसरे माध्यम में चली जाएगी। ये प्रकाश किरण दूसरे माध्यम में चली जाएगी, क्योंकि ये तो क्या है? ये तो कांच है भाई, बाहर वायु है और ये कांच है, तो माध्यम तो बदल गया। यानी अब ये प्रकाश किरण क्या करेगी? जब इसके अंदर जाएगी तो ये थोड़ी सी विचलित हो जाएगी। क्या हो जाएगी? विचलित। आई बात समझ में? बोले आ गई सर। कहने का मतलब ये इतना तो आपको पता ही है, आने वाली किरण को बोलते हैं आपतित किरण। अब क्योंकि ये परावर्तन नहीं है, परावर्तन में मैंने एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट कंडीशन बताई थी, कभी भी परावर्तन में माध्यम नहीं बदलता है। लेकिन यहाँ तो माध्यम बदल गया भाई। माध्यम फर्स्ट क्या है? वायु। सेकंड क्या है? कांच। जो प्रकाश किरण है वो वायु से कांच में प्रवेश कर रही है, सीधी सी बात है। तो मतलब माध्यम बदल गया, तो इसे क्या बोलेंगे हम? अपवर्तन। अब अपवर्तन की डेफिनेशन सुनो आप। ये क्या था? अपवर्तन था। अब अपवर्तन की डेफिनेशन सुनो। अपवर्तन की डेफिनेशन क्या होती है? जब कोई प्रकाश किरण किसी एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है, जब कोई प्रकाश किरण किसी एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है, तो उसके प्रकाशिक पथ में या उस किरण के पथ में विचलन आ जाता है। आप देख लो, इसको जाना कैसे था? इसको जाना एकदम सीधा था, लेकिन ये थोड़ा सा विचलित हो गई है। समझ में आई क्या बात?
मतलब जब कोई प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो अपने पथ से विचलित हो जाती है। इसे ही क्या बोलते हैं? इसे बोलते हैं हम, इसे क्या बोलते हैं? इसे बोलते हैं अपवर्तन। इतनी बात समझ में आ गई क्या? यानी अपवर्तन में माध्यम बदल जाता है। अपवर्तन में क्या होता है? अपवर्तन में माध्यम बदल जाता है, माध्यम बदल जाता है। इतने में किसी के कोई भी डाउट क्या? तो चलो फिर एक अभिलंब को खींच देते हैं। ये लो, ये एक हमने अभिलंब को खींच दिया, ठीक है। अब मेरे को बताओ, आने वाली किरण को क्या बोलोगे? बोले सर आने वाली किरण तो आपतित किरण ही होती है। तो आने वाली किरण तो क्या होगी? अभी भी आपतित किरण। अच्छा, फिर ये जो यहाँ से इस पृष्ठ से अपवर्तन हो गया और ये जो किरण है इसे क्या बोलोगे? सर इसे अपवर्तित किरण बोलेंगे। क्या बोलेंगे? अपवर्तित किरण, ठीक है। और ये अपना क्या है? अभिलंब। जो पृष्ठ के लंबवत एक काल्पनिक रेखा होती है उसे अभिलंब बोलते हैं, ठीक है। आने वाली किरण ने अभिलंब के साथ जो कोण बनाया है उसे बोलते हैं कोण आई। भाई आने वाली किरण तो इन्वर्जन कोण बनाएगी, आपतन कोण बनाएगी, लेकिन जो जाने वाली किरण है उसे क्या बोलते हैं? अपवर्तित किरण। तो वो जो कोण बनाएंगे उसे बोलेंगे कोण आर। बोले सर यहाँ भी कोण आर, आपने तो परावर्तन में भी कोण आर ही लिखा था। अरे परावर्तन में कोण आर का मतलब था रिफ्लेक्शन, जबकि अपवर्तन में कोण आर का मतलब क्या है? रिफ्रैक्शन। रिफ्रैक्शन इंग्लिश मीडियम वाले हैं तो बता देना मेरे को। आई बात समझ में? रिफ्रैक्शन। इतनी बात में किसी के कोई भी डाउट है क्या? तो आपको अपवर्तन समझ में आया क्या? अपवर्तन क्या होता है समझ में आ गया? मतलब जब कोई प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में चली जाती है, यानी माध्यम बदल जाता है। मस्ट कंडीशन यही है, माध्यम बदल जाएगा। अब एक चीज़ ध्यान रखना, वायु क्या होती है? विरल। बोले सर ये क्या मतलब बोल रहे हो? देखो मैं बताता हूँ। और कांच होता है सघन। कांच क्या होता है? सघन। बोले सर ये क्या बोल दिया आपने? देखो मैं बताता हूँ। मेरे को एक चीज़ बताओ, आप जैसे कभी जाते हो, नहीं जाते छोड़ो, आपने फिल्मों में जंगल को देखा होगा, देखा है? जंगल में जो पेड़ बहुत पास पास होते हैं, एक दूसरे के एकदम पास पास, यानी कि जब पार्टिकल्स बहुत ज़्यादा पास पास होते हैं तो उसे बोलते हैं हम सघन। क्या बोलते हैं? सघन। सघन का मतलब है जब पार्टिकल्स एक दूसरे के बहुत ज़्यादा पास पास हो तो उसे हम क्या बोलेंगे? सघन। अब क्योंकि कांच भी क्या है? कांच में भी पार्टिकल्स बहुत ज़्यादा पास पास होते हैं, इसीलिए कांच को मैंने क्या बोल दिया? सघन। जबकि वायु में जो पार्टिकल्स है वो दूर दूर होते हैं, इसलिए वायु को क्या बोला है? विरल। इतने में किसी के कोई भी डाउट है क्या? तो अब मैं अपवर्तन की कुछ घटनाएं लिखूं क्या? अपवर्तन की कुछ घटनाएं लिखूं क्या? चलो वो अगले पेज पे लिखते हैं, ठीक है। इतने में किसी के कोई भी डाउट है क्या? बताओ मेरे को, है तो बताओ अभी भी। चलो एक बार दोबारा बोल देता हूँ। अपवर्तन क्या होता है? जब कोई एक प्रकाश किरण माध्यम एक से किसी दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो उसके प्रकाशिक पथ में विचलन आ जाता है। इसी घटना को क्या बोलते हैं? अपवर्तन बोलते हैं। चलो देखो, अब हम अपवर्तन के कारण होने वाली कुछ घटनाएं पढ़ेंगे, ठीक है। उसमें जैसे आपने कुछ डेली लाइफ में फील की है, पहले उनकी बात करते हैं। जैसे आप मान लो ये एक पानी का गिलास है, ठीक है, ये इसमें पानी है, और इसमें एक सिक्का रख दिया मैंने, यहाँ एक सिक्का पड़ा है, ये क्या है? एक सिक्का है। तो मेरे को बताओ, बाहर से कोई प्रकाश किरण आई, ठीक है, आ गई, तो अब बाहर वायु है और ये क्या है? ये तो पानी है, मतलब माध्यम बदल गया, यानी क्या होगा? अपवर्तन। तो ये क्या होगी? ऐसे हो जाएगी। आई बात समझ में?
एक और प्रकाश किरण आई ऐसे, और वो भी क्या हो गई ऐसे, यानी सिक्का यहाँ दिखाई देगा, सिक्का यहाँ दिखाई देगा। कहने का मतलब आपने फील किया होगा पानी के गिलास में अगर आप पेंसिल को रखते हो तो वो मुड़ी हुई दिखाई देती है, देखा होगा डेली लाइफ में। और दूसरा कि अगर आप पानी के गिलास में कोई सिक्के को रखते हो तो वो आपको ऐसा लगता है जैसे ऊपर उठा हुआ है, ठीक है ना। तो ये घटनाएं किस कारण होती हैं? ये सभी घटनाएं अपवर्तन के कारण होती हैं, क्योंकि बाहर वायु यानी अलग माध्यम है और गिलास के अंदर जो पानी है वो अलग माध्यम है, और माध्यम के बदलने से जो घटना होती है उसे बोलते हैं अपवर्तन के कारण होने वाली घटनाएं। आई बात समझ में? तारों का टिमटिमाना भी अपवर्तन के कारण होने वाली घटना है। इसका हम पूरा विस्तृत चर्चा करेंगे आगे वाले चैप्टर में, जो आपका जो 10वां चैप्टर है मानव नेत्र तथा रंग बिरंगा संसार, उसमें पूरा डिटेल में है कि भाई तारे टिमटिमाते क्यों हैं, तारे टिमटिमाने का कारण अपवर्तन ही क्यों है, ठीक है। तो उस चैप्टर में हम एकदम बेसिक टू लेके एडवांस लेवल तक पूरा पढ़ेंगे तारों का टिमटिमाना। उसमें 2-3 घटनाएं और दे रखी हैं, जैसे सूर्यास्त होता है वो हमें 2 मिनट पहले दिखाई देता है, और जो सूर्योदय होता है वो सूर्योदय 2 मिनट पहले दिखाई देता है और सूर्यास्त 2 मिनट बाद तक दिखाई देता है। सूर्योदय और सूर्यास्त के समय आकाश का रंग लाल दिखता है। ये सभी चीज़ें हम आगे वाले चैप्टर में पढ़ेंगे और ये अपवर्तन से रिलेट करती हैं, ठीक है। इतने में किसी के कोई भी डाउट है क्या, मेरे को बता दो। मतलब पानी के गिलास में पेंसिल का मुड़ा हुआ दिखाई देना अपवर्तन, सिक्के का ऊपर उठा हुआ दिखाई देना क्या है? क्या है? बोलोगे तभी तो सीखोगे, अपवर्तन। आई बात समझ में? ये डायरेक्ट यहाँ से क्वेश्चन बन जाते हैं, बहुत बार बन भी चुके हैं, ठीक है। अब हम आगे अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। तो देखिए अब हम पढ़ेंगे कांच की आयताकार स्लेब से अपवर्तन, ठीक है। अब हमें कांच की आयताकार स्लेब से अपवर्तन पढ़ना है। वैसे देखो एग्ज़ाम में क्वेश्चन आ जाता है कि कांच की आयताकार स्लेब से अपवर्तन को दर्शाओ। तो अगर आपको अपवर्तन आता है तो आप ये आसानी से समझा सकते हो, क्योंकि अपवर्तन में कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, ठीक है। लेकिन अब हमें अपवर्तन पूरा इस स्लेब से देखना है। अपवर्तन स्लेब से, अब जैसे आपने इस स्लेब में जो हुआ है, इस स्लेब में जो हुआ है वो हमें लिखना है। आप मेरे को बताओ, पहले आपको ये समझा दूं, बाहर माध्यम क्या है? वायु, और कांच की, और ये जो स्लेब है इसके अंदर क्या है? कांच। ये इससे कांच की स्लेब है, कांच की स्लेब, ठीक है। ये कांच की अपनी स्लेब है और ये बाहर माध्यम वायु है, और वायु को क्या बोलते हैं आप? विरल माध्यम। और वायु के कंपैरिजन में कांच क्या है? सघन माध्यम है, ठीक है। आई बात समझ? अब समझो, आपको पता है कि भाई ये जो प्रकाश किरण आ रही है PQ किस पृष्ठ पर आ रही है? AB पर। तो ये जो AB है, ये जो प्रकाश किरण है इस पृष्ठ के अंदर चली जाएगी, क्योंकि कांच की स्लेब पारदर्शी माध्यम है, तो पारदर्शी माध्यम के अंदर चली जाएगी। अंदर जाते ही आपको पता है क्या, कौन सी घटना हो जाएगी? अपवर्तन। और एक और चीज़ ध्यान रखना, जब कोई प्रकाश किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम की ओर जाती है ना, तो अभिलंब की तरफ झुक जाती है। बोले सर ऐसा क्यों? आप मेरे को एक चीज़ बताओ, अगर एक तो आप एक एकदम खाली हाईवे है, उस पर गाड़ी चला रहे हो, तो आपकी स्पीड कैसी होगी? हाई, मतलब बहुत ज़्यादा स्पीड होगी, 120 किलोमीटर प्रति घंटा या जो भी है। लेकिन अगर हाईवे पे बहुत सारी गाड़ियाँ हों, बहुत सारी गाड़ियों का मतलब पार्टिकल पास हो, तो आप क्या 120 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल सकते हो? नहीं चल सकते। तो फिर आपको गाड़ी कभी इधर कभी उधर कभी इधर, मतलब क्या होगा कि जब कोई प्रकाश किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाएगी ना, तो वो अभिलंब की तरफ झुक जाती है। देखो आप, जाना इसको ऐसे था लेकिन अभिलंब की ओर झुक गई। आई क्या बात समझ में? और सीधी सी बात है, जब सघन से विरल में जाएगी तो उल्टा हो जाएगा। जैसे यहाँ सघन है और बाहर वाला विरल है, तो अब वापस क्या करेगी? ये अभिलंब से दूर हट जाएगी। आई क्या बात समझ में? इतने में डाउट है क्या किसी को कि जब कोई प्रकाश किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है तो अभिलंब की ओर झुक जाती है, और सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है तो अभिलंब से दूर हट जाती है? इतने में डाउट है क्या? बोले नहीं है। अब आपको इस कांच की जो आयताकार स्लेब है, इससे पूरा अपवर्तन लिखना है। क्या लिखना है सर? देखो मैं बताता हूँ।
कि एक प्रकाश किरण का नाम क्या है? PQ। एक प्रकाश किरण PQ कांच की स्लैब के पृष्ठ AB पर आपतित होती है, AB पर आपतित होती है तथा विरल माध्यम से सघन माध्यम की ओर जाने के कारण अभिलंब की ओर झुक जाती है, तथा अपवर्तित किरण। अब बताओ अपवर्तित किरण कौन सी है? बोले सर अपवर्तित किरण है RS, तथा अपवर्तित किरण RS होती है। अब आपको ये लिखना है कि आपतित कोण अभिलंब के साथ जो कोण बनाती हैं उसे कोण I बोलते हैं, अपवर्तित कोण अभिलंब के साथ जो कोण बनाती है उसे कोण R बोलते हैं। फिर जो ये अपवर्तित किरण है RS, ये पृष्ठ DC तक पहुंचती है तथा पुनः अपवर्तन करती है तथा अपवर्तित किरण TU कहलाती है। लिखो RS किरण पृष्ठ DC पर पहुंचकर पुनः अपवर्तन दर्शाती है तथा सघन से विरल माध्यम की ओर जाने के कारण अभिलंब से दूर हट जाती है, इतने में किसी के डाउट क्या? बस इतना ही लिखना है। अब आप थोड़ा और इसको एक्सपेंड कर सकते हो। क्या एक्सपेंड कर सकते हो? कि भाई जो आपतित किरण है वो अभिलंब के साथ कोण I बनाती हैं, अपवर्तित किरण अभिलंब के साथ कोण R बनाती है। एक मस्ट कंडीशन मैं बता दूं, एक मेरे को बताओ, ये जो किरण है भाई वास्तविक किरण तो यही है। देखो ये यहाँ से आई, फिर अपवर्तित हुई, फिर अपवर्तित हुई, यानी ये, और ये जो किरण की जो वास्तविक स्थिति थी वो थी ये। इन दोनों के बीच का जो विस्थापन है, इन दोनों के बीच भाई, अब इन दोनों के बीच में एक फिक्स विस्थापन आ गया, वो अब चलेगा कन्फर्म। तो उस विस्थापन को बोलते हैं पार्श्वीय विस्थापन। क्या बोलते हैं? पार्श्वीय विस्थापन। तो पार्श्व विस्थापन की जो डेफिनेशन है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछी जाती है बार बार। तो चलो अब पार्श्व विस्थापन को समझते हैं। अब देखो हम पार्श्व विस्थापन को समझते हैं। पार्श्व विस्थापन क्या होता है कि भाई जब कोई प्रकाश किरण कांच के आयताकार स्लैब में प्रवेश करती है, ये प्रकाश किरण है PQ, ये कांच के आयताकार स्लैब है, ये अपनी ABCD, इसमें प्रवेश करती है तो अपनी वास्तविक स्थिति से विचलित हो जाती है। देखो जाना इसको ऐसे था, लेकिन भाई जब किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है तो अभिलंब की तरफ झुक जाती है, तो अपनी वास्तविक स्थिति से विचलित हो जाती हैं। देखो तो अपनी वास्तविक स्थिति से विचलित हो जाती हैं। अब जो स्लैब से निर्गत किरण है तथा स्लैब से निर्गत प्रकाश किरण, अब जो स्लैब से निर्गत प्रकाश किरण है
और जो वास्तविक प्रकाश किरण, भाई वास्तविक प्रकाश किरण को हमने डॉटेड डॉटेड दिखाया है, ठीक है। तो तथा स्लैब से निर्गत प्रकाश किरण तथा वास्तविक प्रकाश किरण के मध्य का विस्थापन, इनके जो मध्य का विस्थापन है उसे ही हम क्या बोलते हैं, पार्श्व विस्थापन बोलते हैं। हर बार एग्ज़ाम में पूछा जाता है 100%। कभी रिक्त स्थान में पूछ लेते हैं, कभी 1 नंबर में पूछ लेते हैं, कभी 2 नंबर का क्वेश्चन आ जाता है, लेकिन हर बार कन्फर्म पूछते हैं, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे अपना लास्ट टॉपिक, अपवर्तन के नियम क्या क्या होते हैं। जैसे हमने परावर्तन के नियम पढ़े थे ना, कि आपतित प्रकाश किरण और परावर्तित प्रकाश किरण अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं, ठीक है। वैसे ही इसमें भी एक नियम होगा कि आपतित प्रकाश किरण, अपवर्तित प्रकाश किरण और अभिलंब तीनों एक ही तल में होंगे। एक नियम दोनों का सेम है। वहाँ परावर्तन में हमने पढ़ा था कि आपतन कोण का मान सदैव परावर्तन कोण के बराबर होता है, लेकिन यहाँ ऐसा नहीं होता। यहाँ आपतन कोण का मान अपवर्तन कोण के बराबर नहीं होता है। यहाँ हम पढ़ेंगे क्या होता है। चलो मैं स्टार्ट करता हूँ फिर अपवर्तन के नियम को। देखिए अपवर्तन के नियम क्या होते हैं। पहला नियम क्या है कि आपतित प्रकाश किरण, अपवर्तित प्रकाश किरण तथा अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। ये तो जैसे परावर्तन का पहला नियम था ना, सेम का सेम ही अपवर्तन का पहला नियम है कि भाई आपतित किरण, अपवर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। और ये बात सही भी है। देख लो एक ही तल में है, ऐसे आ रही है, ऐसे जा रही, और ये इसके लंबवत हैं, ठीक है। दूसरा नियम, जैसे इसमें दूसरा नियम क्या है, इसमें दूसरे नियम का एक फिक्स नाम भी दे दिया, इसे बोलते हैं स्नेल का नियम। बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, हल्के में मत लेना। स्नेल का नियम। अब स्नेल का नियम क्या है वो यहाँ मैं समझाता हूँ आपको। देखो जैसे ये आने वाली किरण है, इसे बोलते हैं आपतित किरण, और ये जो अपवर्तन होगा, क्योंकि मैंने नीचे पॉलिश नहीं की, इसका मतलब पारदर्शी माध्यम है, यानी ये माध्यम फर्स्ट है और ये माध्यम सेकंड है। फर्स्ट को आप वायु मान सकते हो, सेकंड को आपको जो भी मानना है मान लो। जैसे मान लो पानी मान लो, उसके बाद में आप कांच मान लो, कुछ भी मान लो, वो आपकी मर्जी है। तो ये अब यहाँ से अपवर्तन हुआ तो ये कोण R है। अब देखो स्नेल बोलता है कि ये जो पृष्ठ है, ये जो पृष्ठ इस माध्यम को और इस माध्यम को अलग कर रहा है। भाई ये पृष्ठ ही तो वायु को, इस मान लो ये कांच है, ये पृष्ठ ही तो वायु को और कांच से अलग कर रहा है। यानी इस पृष्ठ के लिए ऊपर कौन सा कोण है I और नीचे कौन सा कोण है R। अब सीधी सी बात है, सबको दिख रहा है I और R बराबर तो नहीं है, लेकिन आपतन कोण क्या है I, उसकी ज्या का मतलब होता है साइन, यानी आपतन कोण की ज्या और अपवर्तन कोण की ज्या, आप जब इनका अनुपात लोगे ना, वो कांस्टेंट आता है। वो क्या आता है, वो नियत आता है। अब देखो ये N2/N1 कैसे लिखा, ये देखो मैं बताता हूँ। जैसे इसके लिए लिखो, पहले वायु के लिए क्या लिखोगे, बोले ये है साइन आई गुणा, ये कौन सा माध्यम है N1, वो बराबर होता है किसके, इसके लिए लिखो अब साइन R गुणा इसका माध्यम क्या है N2। अब आपतन कोण और अपवर्तन कोण का अनुपात लेना है तो ले लो, तो ये साइन आई तो इधर है ही, साइन R इसके बट्टा में आ जाएगा, साइन R इसके बट्टा में आ गया। यहाँ N2 पहले से है और N1 इधर आ गया। अब क्योंकि N2 और N1 क्या है पता है क्या, ये है अपवर्तनांक, ठीक है। तो आपको स्नेल का नियम समझ में आया क्या, किन्हीं दो माध्यमों को पृथक करने वाले पृष्ठ के लिए आपतन कोण व अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात सदैव स्थिर रहता है, इसे स्नेल का नियम बोलते हैं। ये रहा साइन आई बटे साइन आर बराबर कांस्टेंट, ये हर बार एग्ज़ाम में आता है। और आज की क्लास के लिए इतना ही, बाकी का अगली क्लास में हम अपवर्तनांक पढ़ेंगे। अगर आपको हमारा कंटेंट अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। आगे की क्लास में हम अपवर्तनांक को ही स्टार्ट करेंगे, ठीक है। धन्यवाद।